सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट जहाँ पे पूरे मास को हम लोग कंसंट्रेटेड समझ सकें फोर्स एनालिसिस एंड मोशन एनालिसिस के पर्पज से। और सेंटर ऑफ मास सिर्फ मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड नहीं करता। सेंटर ऑफ मास कितना मास कितना सेपरेशन, कितना मास कितना सेपरेशन। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट देखो, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है वाई कोऑर्डिनेट देखो, ये सब देखते थे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मतलब होता है ग्रेविटेशनल जी का वैल्यू, ठीक है। सीएम और सीजी अलग अलग होते हैं, बताया था। अलग अलग तभी हो पाते हैं जब एक ही बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे अलग अलग जी के वैल्यू हो जाएं। कहीं कम हो गया कहीं ज्यादा हो गया तो इफेक्टिवली सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगा जिधर ज्यादा जी है, याद है। बट सेंटर ऑफ मास को सिर्फ सेंटर ऑफ मास को मास डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। अगर हमारा ये यूनिफॉर्म रॉड हो तो सेंटर ऑफ मास किस तरह से रहेगा, यहीं से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये, एक्चुअली में ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है। और इसी के अगेंस्ट अगर हम लोग नॉर्मल लगाएं, क्या लगाएं नॉर्मल, तो उस कंडीशन में ये रुक पाता है। नॉर्मल लगाएं या टेंशन स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स लगाएं तो ये रुक जाता है। और अगर दूसरा अगर लगाएंगे हम लोग दूसरे पॉइंट पे तो ये नहीं रुकता। इट मींस इफेक्टिवली वेट यहाँ से पास हो रहा है और उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है, ये देखा था। इधर वेट ज्यादा हो जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर चला जाए, चाहे मास ज्यादा डाल करके जी चेंज ना हो, मास ज्यादा हो जाए तब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर चला जाएगा भाई, क्योंकि मास ज्यादा होने से ज्यादा वेट फोर्स हो गया तो ये शिफ्ट हो गया। या फिर यूनिफॉर्म ही रहे लेकिन जी ही ज्यादा हो जाए तो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर चला जाएगा। इसलिए सेंटर ऑफ मास ओनली मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंडेंट है। यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ मास यही रहेगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा, जी पे डिपेंड करेगा। अगर जी हमारा इधर इधर अलग अलग होने लग जाए देन सीएम सीजी विल बी डिफरेंट। सो नॉर्मली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होता है, जी का वेरिएशन नहीं होता। सो जी का वेरिएशन नहीं हो रहा तो सीएम सीजी क्या है, सेम है। बोलो भाई जोर से, सीएम सीजी क्या है, सेम है। लेकिन अगर हमारा लार्ज ऑब्जेक्ट हुआ, कुतुब मीनार हो गया मान लो, तो कुतुब मीनार का सीएम और सीजी की अगर बात करें तो जहां पे कुतुब मीनार का सीएम होगा उससे थोड़ा सा सीजी नीचे होगा, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स नीचे ज्यादा है, ऊपर थोड़ा कम है। वेरी स्मॉल अमाउंट में कम होगा लेकिन कुछ तो कम होगा। तो सीएम सीजी एग्जैक्टली कोइंसाइड ना होकर के सीजी थोड़ा सा नीचे होगा, बिल्कुल स्मॉल, थोड़ा सा नीचे। अगर सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा यहाँ, थोड़ा सा चेंज होगा, 0.01% का चेंज ऐसा होगा। लेकिन अगर पेन के लिए देखेंगे तो सीएम सीजी सेम होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालने का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था और उसको अप्लाई करना सीखा था भाई। सबने लिख लिया था ना अपने नोटबुक में, भाई मोबाइल से लिखना था, दे दिया था। 2-3 क्लास और मैं थोड़ा सिलेबस थोड़ा इसको फास्ट करने के लिए आपको लिखने का मौका कम दे रहा हूँ और फोटोग्राफ भी भेज रहा हूँ, तो उससे आपको लिखना था। सितंबर के बाद मतलब अभी 1 वीक तक और ये काम करूँगा कि बीच बीच में फोटो थोड़ा आपको भेज दूँगा, लिखने का काम कम। लेकिन उसके बाद सितंबर के बाद सब कुछ यहीं लिखना है, कोई फोटो तो नहीं भेजेंगे। अभी थोड़ा कवरेज ज़्यादा करने की ज़रूरत है, कुछ लोगों की रोटेशन सब आ रहे हैं इसलिए। तो ये ऐसा निकाला था, ये था डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। इसके लिए डिस्क्रीट सिस्टम के लिए फॉर्मूला भी देखा था हम लोगों ने, 2 तरह का मास डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन, डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट, जिसको निकालना है निकाल लो। कंटीन्यूअस के लिए ये अप्लाई करते हैं, लेकिन कंटीन्यूअस का कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था, अभी किया नहीं है। कंटीन्यूअस में 1 ही 2 आता है क्वेश्चन, तो वो कराएंगे आज और मोशन पे आज देखने हैं। लेकिन ये सेंटर ऑफ मास के लिए कुछ प्रॉपर्टी देख रहे थे, तो एक प्रॉपर्टी देखा कि सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग 2 पार्टिकल्स इन बिटवीन द 2 पार्टिकल्स। क्योंकि देखो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जो निकाला ओरिजिन से वो d से कम आया, सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आया xcm उसका वैल्यू क्या आया, b से कम आया, लेकिन ग्रेटर देन 0 आया। तो 0 से ज्यादा है इसका मतलब इधर है, और d से कम है इसका मतलब इधर है, इन बिटवीन द 2 मास है। और y कोऑर्डिनेट 0 आना, इसका y कोऑर्डिनेट निकाला m1 0 m2 0, टोटल मास 0 आया, y कोऑर्डिनेट क्या आया 0। तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे पता ये लग रहा है कि y एक्सिस
की तरफ, ना तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है ना नेगेटिव कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का, इट मींस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इट मींस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इट मींस ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू मास लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू मास है, और इसका मीनिंग है कि इन बिटवीन द टू मास, इसका मीनिंग है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू मास है, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 बताना बता रहा है कि y के डायरेक्शन में ना तो उधर है ना इधर है, तो कहाँ है भाई, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस पे ही y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये देखा था, और एक और पॉइंट देखा था कि लोकेशन ऑफ CM, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट एक्सिस कहीं लो, ऑर्डिनेट कहीं लो, सेंटर ऑफ मास यहाँ आना है तो यहीं आना है। अगर यहाँ से लोगे तो ये प्लस L/2, यहाँ से लोगे तो ये प्लस L/2, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यहाँ से लोगे ले ले हम लोग तो L/2 आ जाएगा, और यहीं पे ऑर्डिनेट बना दे तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। बट हर कंडीशन में लोकेट यहीं करेगा सेंटर ऑफ मास को। तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ऑर्डिनेट। सेंटर ऑफ मास का लोकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ऑर्डिनेट, से बोलो इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ऑर्डिनेट। लेकिन x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट का वैल्यू डिपेंड करेगा, हर बार अलग अलग हो जाएगा। ये सब देखा था, और फिर कैलकुलेट किया था हम लोगों ने नेक्स्ट पेज पे, सो दैट सेंटर ऑफ मास लाइज टुवर्ड्स द हेवियर साइड, और सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द सेपरेशन इन द इनवर्स रेशियो ऑफ मास। ये तो किया था लास्ट क्लास में जाते जाते। तो भाई सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकाला, इससे हमें पता लगा कि r1 कितना है, क्योंकि r1 m1 से सेपरेशन है, m1 कहाँ पे है, ऑरिजिन पे है, इसलिए जो भी सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आया वो एक्चुअली m1 से सेपरेशन आया। ऑरिजिन से सेपरेशन आना मतलब m1 से सेपरेशन आना, इसलिए x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्चुअली r1 है। तो r1 ये मिला, r2 निकाला r माइनस r1 करके, और r1 r2 जब निकल जाए तो रेशियो ले लिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, क्योंकि r1 अपॉन r2 इज m2 अपॉन m1। ये देखा था। अगर वेरी वेरी लार्ज हो जाए m2, तो m2 बाई m1 वेरी वेरी लार्ज हो गया तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और ये जब ग्रेटर देन 1 हो गया तो r1 वेरी वेरी ग्रेटर देन r2, r1 वेरी वेरी ग्रेटर देन r2, इसका मतलब r2 कम हो गया, तो इसका मतलब m2 की तरफ, m2 वेरी वेरी लार्ज है, इसलिए हेवियर साइड चला गया। सिमिलरली अगर हम लोग m1 वेरी वेरी लार्ज कर दें, m1 वेरी वेरी लार्ज कर दें, ये वाला कंडीशन कर दें, तो जब m1 वेरी वेरी लार्ज होगा इस कंडीशन में, तो ये वाला वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल, स्मॉलर देन 1, तो r1 upon r2 is smaller than 1, very very smaller than 1, so r1 is very very smaller than r2, तो r1 जो कि सेंटर ऑफ मास का सेपरेशन है m1 से, वो very very small हो गया, it means towards the heavier side। ये लिखने को दिया, कुछ लोग लिखे नहीं है, काम चोर हो गया कुछ लोग, भाई ये लिखने को दिया था, घर पे लिख लेने का है, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा। ब्लैंक कुछ लोगों का दिख रहा है, मतलब क्या व्हाट्सएप पे आ गया, इसका मतलब हमेशा रहेगा परमानेंट, डिलीट कर दिया जाएगा उसको, फिर एक दिन के अंदर नहीं नोट किया 2 दिन में, फिर उसको डिलीट मार दूंगा, डिलीट फॉर एवरीवन, समझ लो। इसलिए नेक्स्ट क्लास तक आप उसको लिख लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिलीट मार दूंगा, चलो आगे बढ़ें। क्या क्या लिखा है, पॉइंट करो जरा जोर से, क्या लिखा है जल्दी। नीड नॉट नेसेसरीली लाइज विद इन द बॉडी, सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं कि बॉडी के अंदर हो, मटेरियल के अंदर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल रिंग, रिंग का सेंटर पे है, लेकिन वहां पे मटेरियल ही नहीं है। हॉलो स्फीयर, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सेंटर पे है, वहां पे मटेरियल नहीं है, मास नहीं है। अगर सेमी सर्कुलर आर्क है मान लो, इसका सेंटर कहीं यहाँ है, सेंटर ऑफ मास, वहां मटेरियल नहीं है। मतलब ये है कि कोई रिंग हो या हॉलो स्फीयर हो या सेमी सर्कुलर आर्क हो, उसका जहाँ सेंटर ऑफ मास है वहाँ मटेरियल होना जरूरी नहीं है, वहाँ मास होना जरूरी नहीं है। दैट इज वो सिस्टम के अंदर ही हो, बॉडी के अंदर ही हो, मटेरियल के अंदर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यही क्वेश्चन लिखा है, फिर से सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है, जोर से पढ़ो। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, annular disc, hollow cylinder, hollow sphere lie at its center point, at its center, a point outside the given body.
बाहर, वहाँ मटेरियल नहीं है। ये तो समझते हो हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का भी क्या होगा, हॉलो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ है, और अगर ये हॉलो सिलेंडर है तो वहाँ मटेरियल तो नहीं है, हॉलो स्फीयर है, मटेरियल यहाँ है, नहीं होगा। ये समझते हो एनुलर डिस्क, एनुलर डिस्क समझते हो? कौन कौन समझते हैं एनुलर डिस्क? एनुलर डिस्क कोई नहीं समझता। डिस्क समझते हो भाई? डिस्क, डिस्क है ये, इस डिस्क में से एक और छोटे रेडियस का डिस्क निकाल दें तो जो बचेगा वो एनुलर डिस्क। एक डिस्क में से दूसरा स्मॉलर रेडियस का डिस्क निकाल दिया कट करके बाहर, तो ये जो बचा वो है एनुलर डिस्क। इसका इनर रेडियस R1 दिया जाएगा, R2 रेडियस ये है। इसका सेंटर ऑफ मास भी क्या हो गया, ऐसे पॉइंट पे जहाँ मटेरियल नहीं है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि अंदर में ही लाई करे, मटेरियल के अंदर लाई करे। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या लिखा है? चलो, ये सेंटर ऑफ मास का प्रॉपर्टी कम है और बाइनरी सिस्टम ज़्यादा है। देखो, बाइनरी सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल अर्थ प्लस मून सिस्टम, बाइनरी सिस्टम कहीं कहीं होता है। इसमें क्या होता है, बाइनरी सिस्टम ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जिसमें इसका सेंटर ऑफ मास नहीं होगा यहाँ, तो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद ये रोटेट करता हुआ यहाँ पे आ गया, ये लार्जर वाला, स्मॉलर वाला यहाँ आ गया, सेंटर ऑफ मास वही है। थोड़े टाइम के बाद रोटेट करता हुआ ये यहाँ आ गया, लार्जर वाला, स्मॉलर वाला यहाँ आ गया, सेंटर ऑफ मास वही है। इसका मतलब ये वाला जो है वो इस पे चल रहा है, छोटा वाला, और बड़ा वाला मास इस पे चल रहा है, उनका सेंटर कॉमन सेंटर है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं सच दैट सेंटर ऑफ मास रिमेन्स फिक्स्ड। तो ऐसे सिस्टम को बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। इसमें सेंटर ऑफ मास का खास इंपॉर्टेंस नहीं, बस इतना ही है कि सेंटर ऑफ मास इज द सेंटर दोनों के लिए, दोनों रोटेट कर रहे हैं। ए बाइनरी सिस्टम इज वन in which two bodies revolve about a common center of mass. Earth Moon system, diatomic molecule, binary stars are example of binary system. कोई बात नहीं, ऐसा कोई भी दो मास सिस्टम अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा हो तो बाइनरी सिस्टम बन जाएंगे। ठीक है, दोनों का रेडियस अलग अलग है अपना, उस हिसाब से कर रहा है, सेंटर ऑफ मास कुछ हो। कितने लोग समझे? हाथ उठाओ। बाइनरी सिस्टम, चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? तो ये तो पहले कौन समझ चुके हो, पहले डिस्कशन में आ चुका है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ए पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी एक्टिंग। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी का डेफिनेशन तो यही है, जहाँ पे इफेक्टिवली ग्रेविटी फोर्स एक्ट करे। For ordinary body, center of gravity coincide with center of mass. Center of mass को सिर्फ मास से लेना देना, ये सब पहले लिखा था। Is it necessary that center of mass of body lie inside the body? ये तो देख लिया अभी, no, जरूरी नहीं है, इसका एग्जांपल भी देख लिया। उसके नीचे क्या लिखा है बताओ? What is center of gravity? तो वो तो है इधर। And what is the difference between center of mass and center of gravity? Difference क्या है भाई? तो इसको लिख लो, center of gravity depends on mass distribution as well as value of G सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ मास है कितना, एज वेल एज द वैल्यू ऑफ जी एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम, दोनों पे डिपेंड करता है कंबाइंडली। लेकिन सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ओनली ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन। Only on mass of the system
अगर हमारा इक्वल मास हो गए दोनों तरफ तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे हो जाएगा। कहीं हैवियर मास हो जाएगा तो उस साइड में आ जाएगा। एक और पॉइंट जो यहां नहीं लिखा हुआ है, लिखा है एक पेज पहले, पेज नंबर 4 पे, वही मुझे लगा कि कहीं भी तो लिखा था। सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर शेप्ड, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं ये लिखते थे छूट गया। सेंटर ऑफ मास पढ़ो क्या लिखा है। तो सिमेट्री कंसिडरेशन से भी सेंटर ऑफ मास हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर ए यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल बॉडी लाइक क्यूब है, स्फीयर है, डिस्क है, सिलेंडर है, रॉड, द सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ दैट बॉडी। द स्फीयर का ज्योमेट्रिकल सेंटर उसका सेंटर वही होगा सेंटर ऑफ मास। यूनिफॉर्म रॉड का ज्योमेट्रिकल सेंटर उसका सेंटर वही होगा सेंटर ऑफ मास। तो ये सिमेट्री क्या है वो समझो। सिमेट्री कंसिडरेशन से वेरी इंपॉर्टेंट, सिमेट्री क्या होता है वो समझा जाए। मान लो एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल या ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लो ऐसा ये डिस्क है, डिस्क की तरह मान लो ये प्लेट है, ये ट्रायंगुलर प्लेट है, पराठा है मान लो, जो ऐसा ही पराठा बनाते हैं। चलो ये ट्रायंगुलर है इस तरह से, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे इसको? क्योंकि इस लाइन के दोनों तरफ मास डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल है। मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? आइडेंटिकल है, तो इसको बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये पॉइंट है कि हमेशा सेंटर ऑफ मास किसी सिस्टम का अगर हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रहा हो कोई, तो उसी लाइन पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। अगर मान लो रिंग है, क्या है ये? रिंग, तो इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं, क्योंकि जैसा इधर है मास डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही इधर है। अगर 2 kg यहाँ है, 2 kg यहाँ है, तो 3 kg यहाँ है, 3 kg यहाँ है, 5 kg यहाँ है, तो 5 kg यहाँ भी है। अगर रिंग तरह से मतलब ये है कि हर तरफ जो है वो मास डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ एक ही हो, तो इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। तो इसी लाइन पे लाई करेगा क्या करेंगे। और अगर सिस्टम में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री दिख जाए तो फिर तो पॉइंट ही मिल जाएगा सेंटर ऑफ मास सीधा। मान लो ये भी है लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 दिख गए, काम खत्म हो गया, सेंटर ऑफ मास इंटरसेक्शन पॉइंट। क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही लाई करना होता है सेंटर ऑफ मास को, जिसका मतलब रेड वाले लाइन ऑफ सिमेट्री पे भी होना है और ग्रीन वाले पे भी होना है, तो इसका मतलब इस सेंटर पे होना है। 3 हो जाए लाइन ऑफ सिमेट्री, 4 हो जाए या 10 हो जाए, 2 मिल गए तो मिल गया, 2 भी मिल गए तो मिल गया। अब मान लो ये था इक्वल मास वाला, तो ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, है कि नहीं? है, तो इसी पे लाई करेगा। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? बोलो, तो इसी पे लाई करेगा, मतलब यहाँ लाई करेगा। दोनों पे लाई करना है तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाई करने पड़ेगा। इसमें क्या है, यही एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बोल सकते, इसको नहीं बोल सकते। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होता, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता और इसके कॉर्नर पे इक्वल मास होते, कॉर्नर पे क्या होते? इक्वल मास होते, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन गया होता, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन गया होता, 2 मिल गए तो काम खत्म हो गया। ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री, ये होगा सेंटर ऑफ मास। सो इफ लाइन ऑफ सिमेट्री इज पॉसिबल थ्रू द सिस्टम, then center of mass must lie on the line of symmetry, and if 2 or more line of symmetry is possible, then center of mass will be at the intersection point, at the intersection point. ये क्वेश्चन याद है? M2 M3 M4 है क्या? इस सिस्टम में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है क्या? अगर दिखेगा तो उस पर लाइन होना पड़ेगा। क्या इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? कोई लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें एक दिख रहा है, वो है ये
लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, ये एग्जैक्टली तुम्हें डायरेक्टली नहीं दिखेगा, इनडायरेक्टली लाइन ऑफ सिमेट्री है। 5 kg इधर L/2 पे, 5 kg इधर L/2 पे, इसलिए सेंटर ऑफ मास को इसी पे लाई करने पड़ेंगे। अब m का देखोगे और फोरम का देखना चाहोगे तो तुम्हें डायरेक्टली नहीं दिखेगा, लेकिन ओवरऑल जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है L/2 पे 5 kg, L/2 पे 5 kg, तो इसी पे होना है, इसी पे होगा। समझ गए? तो इसलिए कैलकुलेशन के बिना मैंने लिख दिया था a + L/2, लेकिन ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इधर 7m है, उधर 3m है, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो जब एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो तो ये फिक्स हो गया कि उस लाइन पे लाई करने हैं। तो जब उस लाइन पे लाई करना है, ये लाइन फिक्स हो गया, जिसका मतलब x कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया। अब तुम्हें इस लाइन पे कहाँ है उसके लिए y कोऑर्डिनेट निकाल दो भाई, कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, कहाँ है, y कोऑर्डिनेट निकाल ले। एक लाइन ऑफ सिमेट्री भी दिख गया तो एक कोऑर्डिनेट निकालने से बच जाओगे। समझ गए? लाइन ऑफ सिमेट्री का ये है। फिर तो इसको लिख लिया जाए, तो इसी पॉइंट पे यहाँ जो लिखा हुआ है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को खाली लेते हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन इधर लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो सेंटर ऑफ मास कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिमेट्रिक कंसिडरेशन। कैसे भाई? तो पॉइंट ये है कि सेंटर ऑफ मास मस्ट लाई ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री इफ पॉसिबल थ्रू द सिस्टम। हर सिस्टम के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री थोड़ी होता है, अगर पॉसिबल हुआ, लाइन ऑफ सिमेट्री दिखा तो लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही लाई करेंगे। ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क है तो ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, वो लाइन ऑफ सिमेट्री। समझ गया? और कोई नहीं है लाइन ऑफ सिमेट्री। रिंग हो या स्फेयर हो, स्फेयर 2 हो गया और सेंटर ऑफ मास यहाँ हो। एक और पॉइंट लिखेंगे, इफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर पॉसिबल थ्रू द सिस्टम। Possible through the system, then CM must lie on all lines of symmetry. That is at the point of intersection. That is at the point of intersection of the lines. अगर रेक्टेंगुलर प्लेट है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं? रेक्टेंगुलर प्लेट हो तो यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट है, समझो कि रजिस्टर है, तो क्या होगा? यह है लाइन ऑफ सिमेट्री। बेंच है, यह है लाइन ऑफ सिमेट्री, तो सेंटर ऑफ मास ये आ गया, ये हो गया सेंटर ऑफ मास। स्फीयर, रिंग, डिस्क, इन सब के लिए तो हो ही जाएगा। अगर ट्रायंगुलर हो गया, इक्विलैटरल, तो यह लाइन ऑफ सिमेट्री। इक्विलैटरल होगा तो, आइसोसेलेस होगा तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। इसमें तो सीधा तुम्हें सेंटर ऑफ मास से मिल जाएगा।
अब एक सेंटेंस लिख लिया जाए लाइन ऑफ सिमेट्री होता क्या है, बाद में कहीं भूल जाओगे। लिख लो लाइन ऑफ सिमेट्री टू एनी सिस्टम is the line around which mass distribution is identical from both sides. अगर ये है एक स्क्वायर दूसरा स्क्वायर तीसरा स्क्वायर, अगर ऐसा हो जाए, एक रेक्टेंगुलर प्लेट मतलब ये स्क्वायर प्लेट और एक और स्क्वायर प्लेट, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? बोलो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है। कैसा? अगर ये एक्स एक्सिस हो, अगर ये एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, तो लाइन ऑफ सिमेट्री का इक्वेशन बोलो। लाइन ऑफ सिमेट्री का इक्वेशन बोलो। y इक्वल टू एक्स, ऐसा बोलना चाहिए इक्वेशन। तो y इक्वल टू होते हैं, तो y इक्वल टू एक्स लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे ऐसे वाले के लिए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कॉमन है, लोग निकालने को बोलते भी हैं। तो क्वेश्चन अभी देख लेंगे। ये है y इक्वल टू एक्स लाइन, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होगा। अब कहाँ होगा वो अपना निकालो, लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री पे दो मिल जाए, दूसरा नहीं मिल रहा, दो मिल जाते तो काम ही खत्म हो जाता। चलो इसका मैं क्वेश्चन ही करा देता हूँ। इसको एक क्वेश्चन कर देते हैं, उसके बाद मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास शुरू करेंगे। देखो अगर ये मान लो है y एक्सिस, इधर है x एक्सिस, इसी के ऊपर देखो तो y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, आधा पेज लगेगा। इस पे एक मान लो स्क्वायर प्लेट था, स्क्वायर मान लो केक आया, ठीक है, मूलता के लिए एक केक आया। उससे पहले ही बोला कि भाई मैं केक को तभी काटूंगा जब पहले हमारा 1/4 मुझे मिल जाए, तभी काटेंगे। तो भाई उसको 1/4 कट करके पहले ही दे दिया गया मॉर्निंग में, तब रेडी हुआ कि इवनिंग में केक कटेगा भाई। तो बचा तो इतना ही बचा है, जो अभी जो दिखाया था इतना ही है बस। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, पूरा नहीं है, अब बस इतना ही है। अब इसी में हमें निकालना है भाई इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसका लेंथ हो गया 2a, ये लेंथ हो गया 2a, ये वाला हो गया a, और ये वाला भी हो जाएगा a, हो ही जाएगा। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्वेश्चन आता है फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सच प्लेट, या फिर केक रखा गया था रात में, वो निकाल लिया, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। निकाल दो जल्दी से। सिमेट्री लाइन से कोई मतलब मत रखना, अभी पहले निकाल दो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं। देखो भाई इस तरह के सिस्टम के लिए क्या करना चाहिए, तो इसको समझ लो कि ये 3 स्क्वायर से बना है, 3 स्क्वायर से ही बना हुआ है।
3 टाइल से बना हुआ है समझो। तो किसी स्क्वायर का कुछ मास होगा, उसको यहाँ समझा जाएगा उसके सेंटर पे। इफेक्टिवली लिखना छोड़ो, ऐसा जब भी आए तो आप ये समझना कि कैसे निकालें, दिमाग में काम कर रहा है। तो ये एक डिस्क्रीट सिस्टम हो गया समझो। ऐसे लग रहा हो कंटिन्यूस, लेकिन ये समझेंगे कि 3 मास रख दिया, 3 स्क्वायर रख दिया बस। एक यहाँ रखा, अगर ये m मास का है तो ये वाला स्क्वायर भी तो m मास का है, और ये वाला स्क्वायर भी m मास का है। यही 3 है, 4th वाला तो गायब हो गया। तो इस पूरे को रिप्लेस करेंगे एक पॉइंट मास से। इस पूरे को रिप्लेस किया पॉइंट मास m से, इसको भी पॉइंट मास m से रिप्लेस कर दिया। 3 पॉइंट मास सिस्टम बन गया। क्या बन गया? अगर इसका हमें निकालना है तो क्या करेंगे भाई? फॉर्मूला है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? m1 प्लस m2 प्लस m3। और क्योंकि ये यूनिफॉर्म प्लेट था इसलिए इसका सबका मास सेम रहेगा। अब बताओ फर्स्ट वाले इसका देखें अगर, तो m इंटू कितना? m इंटू a/2 x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, ये भी m इंटू a/2, और ये वाला m इंटू 3a/2, a प्लस a/2 दैट इज कितना? 3a/2 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 3m। वैल्यू कितना मिलेगा? 3m। ma/2 ma/2 और 3ma/2 टोटल मिलाकर 5ma/2 हो गया। 3ma/2 है, जो a/2 है, a/2 है, 5ma/2 डिवाइडेड बाई 3m। mm कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बताओ? 5/6a। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया 5/6a। ठीक है, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, लिखो मत अभी। y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? सबके लिए करेंगे कि मान लो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, इसके लिख रहे हैं। बताओ फर्स्ट वाले के लिए क्या लिखेंगे? m इंटू उसका y कोऑर्डिनेट कितना? a/2, ये a और a/2 कितना? 3a/2 प्लस इसका m इंटू a/2 प्लस m इंटू a/2 डिवाइडेड बाई 3m। कितना वैल्यू? जरूरी नहीं कि कैलकुलेट करके लाएं। ये हम लोग जब एक का आ गया ना 5/6a, तो लाइन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब y इक्वल टू x लाइन पे ही लाई करना है सेंटर ऑफ मास को, तो जब इसी लाइन पे लाई करना है तो जो उसका x कोऑर्डिनेट होगा उतना ही y कोऑर्डिनेट होगा। ये वाला तो सेम रहेगा, क्योंकि y इक्वल टू x लाइन ही है हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री, इसलिए इसी पे लाई करना है। सेंटर ऑफ मास यहाँ है, उसका x कोऑर्डिनेट निकाल चुके 5/6a। तो 5/6 पे अगर x कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट भी वही होगा, क्योंकि y इक्वल टू x लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एक का निकाला दूसरा एज इट इज लिख देंगे, वैसे कैलकुलेट करके मिला। समझ गए ये? चलो, ये बोला हम लोगों ने लाइन ऑफ सिमेट्री। टॉपिक थोड़ा फास्ट कवर हो इसलिए लिखने का टाइम कम है। YCM is equal to XCM is equal to 5/6a। This is as per concept of line of center of mass of ये था पेज नंबर 4 के लेफ्ट में। ठीक है, तो इसको वहीं पे छाप देना है। और अब देखेंगे पेज नंबर 5 के लेफ्ट में।
बाकी रिमेनिंग पार्ट मैं फिर कर लेंगे, और दोनों दिन का कर लोगे भाई, लास्ट डे का भी और हफ्ता भी, जिसका भी छुटा हुआ है, क्योंकि इस बार में रहने नहीं दूंगा। चलो आगे देखना। अब जरा एक कॉन्टिन्यूस वाला सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूस सिस्टम, इसका एक ही आता है वो जानना है। लिखो 5 के लेफ्ट में, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूस सिस्टम। Find CM for uniform rod, mass M, length L। वैसे तो सिमेट्री कहता है रॉड यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मिड पॉइंट पे, L/2 पे एक है। लेकिन तुम्हें तो निकालना है भाई, सेंटर ऑफ मास का वैल्यू निकाला, 3 मार्क्स में आ गया। 1 मार्क्स में आएगा तो बोल दोगे ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है। 1 मार्क्स में आएगा तो ज्योमेट्रिकल सेंटर, 3 मार्क्स में आया तो आपको डिराइव करने पड़ेंगे और प्लेन करने पड़ेंगे एज पर द फॉर्मूला। चलो एक बार खड़े हो जाएं जरा, निकालने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। क्या निकालने जा रहे हैं? सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। बोलो, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। ऑक्सीजन ले लो भाई, ऑक्सीजन की जरूरत है पहलवान को। पहलवानी कैसे होगी? पहलवान मुंह नहीं देख आने वाला। पहले मैं कुछ और बोलता था, ये 4-5 साल से मैं पहलवान बोलना शुरू कर दिया है स्टूडेंट को। पहले कुछ और बोलता था, आदत लगी। पहले का याद नहीं है, आता ही नहीं है, पूछना पड़ेगा पुराने समय से। चलो बैठ जाओ भाई। तो यूनिफॉर्म रॉड का निकाल दिया जाए, M मास दिया हुआ है और L लेंथ है। कैसे निकालेंगे? तो एक ऑरिजिन रखने पड़ेंगे, नहीं दिया हुआ है तो ले लेने पड़ेगा कहीं ना कहीं, तभी तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे। ठीक है, अब जरा देखो, बोलो मत बीच में, आवाज आ गई किसी की तो फिर चाहे खड़े रहोगे चाहे तो फिर बाहर रहोगे। ये है एक्स एक्सिस मान लो ले लिया, और एक एंड पे ऑरिजिन बना दिया, जेड ले लिया वाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस। रॉड है टोटल L तक। अब हम लोग कैसे निकालें सेंटर ऑफ मास? तो ये कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, इसमें अगर 2-4 मास रखे होते तो लिख देता m इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस ये m इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देता डिस्क्रीट वाला। क्या अप्लाई कर देता? लेकिन अभी तो ये है नहीं, 4 ही तो नहीं रखे हुए हैं 4 लोकेशन पे, बहुत सारे हैं। इनफाइनाइट बार डीएम 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 रख रख करके भगवान ने इसको बनाया होगा। अब ऐसे को कैसे निकाले भाई? तो हम लोग क्या करते हैं, आर्बिट्ररी सेपरेशन x पे एक एलिमेंट लेते हैं dx थिकनेस का, और इसका मास होगा dm। इसका मास क्या होगा? वेरी स्मॉल मास, एलिमेंट्री लेंथ। dx का मतलब ही होता है इतना स्मॉल चेंज इन लेंथ, इतना स्मॉल सोच भी लगा है, इनफिनिटेसिमली स्मॉल। तो dm का वैल्यू क्या होगा पहले वो निकालने पड़ेंगे, तब काम होगा। क्योंकि x कोऑर्डिनेट अगर सेंटर ऑफ मास का निकालना है तो इधर होता था समेशन ऑफ mi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब इसके बदले में यहाँ क्या आएगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ dm, mi के बदले में dm और उसका x कोऑर्डिनेट रखने पड़ेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मास। यही काम करने होते हैं कॉन्टिन्यूअस के लिए। तो अब देखो, हमने तो ऑरिजिन ही यहाँ पे लिया है कि इसका x कोऑर्डिनेट x ही है, बट इस मास का वैल्यू तो रखना पड़ेगा dm का वैल्यू। अब dm का वैल्यू कितना है बताओ? तो dm का वैल्यू है m by कैपिटल L into dx, है कि नहीं? और ये तो टोटल मास है। dm जब सब ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा? टोटल मास ऑफ द रॉड। तो सारे dm ऐड कर रहे हैं तो मास मिल जाएगा ये। नहीं तो इसको लिखोगे भाई, एक स्टेप में मान लो लिख दोगे तो ये आ तो जाएगा भाई। ये मिला तुम्हें, इंटीग्रेट करने हैं इसको। अब देखो कैसे लिखा, तो भाई मास यूनिट लेंथ में m by L है, हमें चाहिए dx लेंथ, मिल गया। सिंस L लेंथ
5 स्टार का अगर L लेंथ खा जाते तो M मास चबा जाते, लेकिन किस्मत ठीक नहीं था, DX लेंथ ही खा पाए, तो कितना मास, इतना ही तो खा पाए। मीन्स यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, L लेंथ पूरा होता तो M मास होता, लेकिन हमारा तो DX लेंथ ही है, तो DX लेंथ में कितना मास, तो DX लेंथ में इतना मास, ये समझते हो ना, सिंस हेंस यूनिटरी मेथड। इस बेसिस पे हम लोगों ने DM लिख लिया, और DM है उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हर मास का एक्स कोऑर्डिनेट लिखने पड़ते हैं, तो यहाँ पे तो ये इंटीग्रेशन बन गया और हमारे DM बन गया और उसके एक्स कोऑर्डिनेट रखने पड़ेंगे। अब ये देखो कि ये बन गया, ये M तो है, MM चाहो तो कैंसिल भी करा दो, कर देंगे कैंसिल, तो बचेगा क्या, 1/L बाहर आ गया और बच गया क्या, x dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x का वैल्यू मीन्स एलिमेंट लेने हैं, यहाँ 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 ये सब लेने हैं, 0 से लेकर कहाँ तक, L तक। इसलिए ये हो गया, अब इंटीग्रेट करके आएगा 1/L तो बाहर है, और ये क्या हो गया, x²/2, लिमिट डालेंगे 0 to L, तो क्या लिखेंगे बताओ, 1/L है, और ये क्या हो जाएगा, L²/2 माइनस 0²/2, दैट इज क्या मिल गया, L/2 तो होना भी चाहिए, x कोऑर्डिनेट होना ही चाहिए। y कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो बताओ क्या लिखेंगे, dm इनटू उसका y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm। dm तो लिखा, लेकिन उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, सारे एलिमेंट के लिए वही है, सारे एलिमेंट के लिए वही है, इसलिए क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। वैसे z कोऑर्डिनेट भी 0 मिलेगा, इसलिए सेंटर ऑफ मास आ गया इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, यहाँ ये बन जाएगा CM। ठीक है, लिख लो इसको। CM का मोशन देखने, देखो भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ध्यान देना, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, M1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, मतलब टोटल मास जो भी होगा सबको सम करेंगे। इस तरह का बनता है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर 2 मास सिस्टम हो तो M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, 3 होगा तो 3 के हिसाब से करेंगे, 4 है तो 4 के हिसाब से करेंगे, कोई बात नहीं है। अब देखो इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करें, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास M1 R1 और प्लस M2 R2 किए थे, डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो M1 R1 को लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ऐसा लिखेंगे, प्लस M2 इंटू क्या लिखें, बोलो ऐसे करने वाले, ऐसे किया रहता है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा, 2 का भी हिसाब कर लेंगे, और ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम। इधर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है लेफ्ट हैंड साइड में, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास को लिख सकते हैं xCM i कैप, x y CM और j कैप एंड सिमिलरली zCM एंड k कैप, मतलब सबको हम लोगों ने i j में लिख दिया, लिखना ही चाहिए, दोनों तरफ i j में लिख लिया। और अब कंपेयर करें अगर हम लोग दोनों साइड, i का कोफिशिएंट को i के साथ इक्वेट करो, j वाले को j के साथ इक्वेट करो, तो बताओ i का कोफिशिएंट यहाँ पे xCM है तो xCM लिखेंगे। इधर i का कोफिशिएंट क्या है भाई, M1 x1 डिवाइडेड बाई M2 x2 डिवाइडेड बाई M,
और प्लस आता अगर m3 x3 वो भी आता, ये मिलेगा। सिमिलरली ये तो आई कैप का कोफिशिएंट इक्वेट किया, जे कैप का अगर इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, YCM, इधर है जे कैप का YCM, इधर है हमारा M1 Y1 जे कैप, M1 Y1 जे कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास, M2 Y2 जे कैप एंड सो ऑन। इट मींस जो फार्मूला यूज कर रहे थे उसका मेन फार्मूला ये है, जो फार्मूला यूज कर रहे थे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट, तो उसका मेन फार्मूला क्या हुआ है, m1r1 + m2r2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये होता है। इसलिए हम लोग फाइनली लिख सकते हैं ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मेन चीज पे आएंगे, अब तक कुछ नहीं हुआ मोशन के बारे में, तब तो वही है फार्मूला जो था वो मेन ये है, क्या है मेन फार्मूला भाई, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1r1 प्लस बोलो m2r2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब बॉडी मूव करेगा उसका सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा, तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा उसका वेलोसिटी चाहिए। तो बताओ भाई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये वाला जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो होगा वेलोसिटी। तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे, डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे, तो किया जाए डिफरेंशिएट, उसको डिफरेंशिएट करते हैं भाई। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ये m1 है, कैपिटल M है, बाहर निकल जाएगा और क्या होगा dr1/dt, क्या होगा dr1/dt, फिर प्लस m2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M बाहर निकल जाएगा, m2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M बाहर निकला हुआ है, यहाँ पे क्या मिलेगा dr2/dt। सिमिलरली m3 भी बाहर निकलेगा, m3 डिवाइडेड बाय, ऐसे चलता रहेगा। इसलिए फाइनली मिलेगा क्या, VCM इज इक्वल टू m1, ये क्या है v1, dr1/dt इज v1 फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी, प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। मतलब फॉर्मूला वैसा ही आ गया, r निकालना है तो m1r1 + m2r2, v निकालना है तो m1v1 + m2v2। एक बार और इसको डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक बार और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन चाहिए, मोशन में तो हमें सब चाहिए होता है, पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, इसलिए एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ACM, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बताओ m1 है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा m1/m, बचा क्या dv1/dt, dv1/dt प्लस m2 डिवाइडेड बाय m बाहर आ गया, ये क्या मिला dv2/dt एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा। फाइनली वैल्यू क्या मिलेगा भाई, तो ACM का जो वैल्यू मिला हमें, वो ACM मिला m1a1 प्लस m2a2 और इस तरह से m3a3 डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये मिल गया एक्सेलरेशन के लिए। सिमिलर फार्मूला, सेम ही है फार्मूला, एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन वाला काम करो, यही काम करना है। अब देखो यहाँ पे ACM इज इक्वल टू m1a1 है फर्स्ट पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स, फोर्स इक्वल टू m फर्स्ट पार्टिकल का मास इनटू फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन, मींस फर्स्ट पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स होगा F1 प्लस F2 प्लस F3, ऐसा चलता रहेगा डिवाइडेड बाय टोटल मास। और ये जब सारे ऐड कर देंगे तो मिलेगा हमें नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनली जो आया वो याद रखना है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ये मेन है जिसका एनालिसिस करने हैं, मोशन का एनालिसिस चाहते हो तो। नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द सेंटर ऑफ मास, ये मिला। अब यहां ध्यान देना, इससे कंक्लूजन ये निकालना है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन कैसे पता लगता है भाई, मोशन मतलब क्या, 3 पैरामीटर कम से कम,
क्या एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन बताता है आगे वेलोसिटी कैसे चेंज होगा। एक्सेलरेशन क्या बताता है? आगे के मोशन में वेलोसिटी कैसे चेंज होगा। अगर एक्सेलरेशन 0 है, नो चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है उसी डायरेक्शन में जिधर वेलोसिटी है, वेलोसिटी विल इंक्रीज। अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी विल डिक्रीज। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी विल नॉट चेंज, चेंज इन डायरेक्शन ओनली। स्पीड नहीं चेंज होगा, चेंज इन डायरेक्शन। परपेंडिकुलर ये काम करता है। सर्कुलर मोशन याद है? इसलिए एक्सेलरेशन बताता है आगे वेलोसिटी कैसे चेंज होगा, और वेलोसिटी बताता है आगे पोजीशन कैसे चेंज होगा। वेलोसिटी अगर 0 तो पोजीशन फिक्स। वेलोसिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन में पोजीशन चेंज होने लग जाएगा। इसलिए मोशन का शुरू ही होता है एक्सेलरेशन से, और एक्सेलरेशन तब आएगा जब फोर्स लगेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डिसाइडेड बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स नहीं, ओनली एक्सटर्नल फोर्स। तो कंक्लूजन ये है, आप क्या करोगे? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पेज नंबर 6 है। पेज नंबर 6 के लेफ्ट में, पेज 6 के लेफ्ट में, तो मैं फोटो भेज दूंगा, नीचे का सेंटेंस लिख लो दो बस। ACM से लिखो, ACM से लिखो 10 ACM एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, नीचे के 25% पेज पे लिखेंगे 10 ACM इज इक्वल टू, ये है M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 डिवाइडेड बाय M, मास ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का ही मास है भाई, लिखो चाहे मत लिखो, सिस्टम का जब सारे मास को ऐड ही कर दिया। 10 एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी is decided by external force acting on the body or system. Internal force have no contribution. बोलो मत भाई, internal force have no contribution to decide ACM. And hence VCM and RCM. इंटरनल फोर्स का कोई कंट्रीब्यूशन मोशन ऑफ सीएम में नहीं होगा। Hence, for motion of center of mass, consider net external force. या conclusion. नेक्स्ट एक्सटर्नल क्या होता है? जब भी कोई गलत लिखा जाता है ना, करेक्शन करने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। करेक्शन ऐसा करता हूँ लगता ही नहीं कि गलत किया होता है।
कभी किसी का डिजिट खराब हो गया, मान लो चेक पे लिख रहे हैं कुछ गड़बड़ हो गया, चेक पे तो आजकल एक्सेप्ट नहीं होता, लेकिन कहीं और होता है ना, गड़बड़ हो गया कहीं, तुम्हारे घर वाले मेरे पास आते हैं कि इसको कैसे ठीक करें, कुछ ना कुछ उसका उपाय निकाल के कर दिया। नेट एक्सटर्नल फोर्स डिसाइड करेगा किसको, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये पता लग गया, साथ में दो फार्मूला मिले, VCM एंड ACM के लिए। RCM तो पता ही था, उसका तो यूज कर ही रहे थे सेंटर ऑफ मास निकालने में। अब इसके बेसिस पे आगे देखने हैं। देखो राइट हैंड साइड 6 नंबर पेज लिखा है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है, और पढ़ो भाई जोर से, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय दिस। छूट गया भाई तो लिख लेना बाद में घर जाके, सुनने वाला काम नहीं छूटना चाहिए। इसलिए M1 R1 प्लस M2 R2 ये लिख रहा है ना, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M1 RN, M2 नहीं MN RN, MN RN divided by M1 plus M2, that is total mass of the system. The velocity of center of mass is given by differentiation of RCM, मिल गया M1 V1 plus M2 V2, क्लियर है। और अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ACM M1 into dV1 by dt, ऐसे ही काम किया, M1 M1 plus M2 A2 ऐसा कर दिया। दो का एग्जांपल लिया है, थर्ड होगा तो वैसे ही ऐड हो जाएगा। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे नेट में एक्सटर्नल भी होना चाहिए। अब देखो क्या लिखा है इसके बाद, नेट इफ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, इफ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, तो एक्सेलेरेशन जीरो, तो VCM कांस्टेंट। If no net external force on the system, then its center of mass will be either in state of rest or of uniform motion along the given line, that is VCM is constant. क्योंकि net external force अगर जीरो तो ACM जीरो, ठीक है। net external force जीरो, इसका मतलब है ACM जीरो, और ACM जीरो तो velocity of CM constant। उसके बाद motion of center of mass is decided by, अभी लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, लिख दिया, ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि ये डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम करते हैं तो मिलता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और जब एक्सेलरेशन मिलेगा तो वही बताएगा आगे का वेलोसिटी, वेलोसिटी मिल जाए तो वो बताएगा आगे का पोजीशन, इसलिए नेट एक्सटर्नल फोर्स लिख दो ऐसे, जैसे मैंने लिखा वैसे तुम भी लिखो। वैसे यहाँ पे लिखवाते वो पूरा लिखवाते, डिसाइडेड बाय नेट एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन उधर लिखवा रखे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन जरा न्यूमेरिकल ट्राई किया जाए, मोशन से रिलेटेड। एक बना दो भाई पुली, सीलिंग से लटका दो इसको, पुली को, पुली इस तरह से हैंग कर दिया। ज़रा ध्यान रखो, किसी इंसान को लटकाने के लिए नहीं बोल रहे हैं जो इतना परेशान हो गए। पुली है इस तरह से, इसके दोनों तरफ मास है, प्यारा मास। प्यारा मास कितना होता है, 2 kg, 8 kg, याद होगा, इसलिए कि इसकी कैलकुलेशन करने से कैलकुलेशन सही होता है, फटाफट हो जाता है, इसलिए 2 kg 8 kg ही मैं ज़्यादा हैंड करता हूँ। और इसको लटका दिया इससे और रिलीज कर। तो क्वेश्चन है, फाइंड VCM एंड ACM फॉर 2 block system, you have 2 kg and 8 kg. Find acceleration of ACM, VCM for 2 block system if released at t equal to 0 from rest. रिलीज कर दिया। अब देखो इसको कैसे निकालोगे, 2 मास सिस्टम है, और एक चीज और करनी पड़ेगी, इफ रिलीज एट इक्वल टू 0 फ्रॉम रेस्ट,
निकालना है फाइंड VCM एंड ACM और 2 मास सिस्टम एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्योंकि किस टाइम पे निकालना वो भी तो बताने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए साइड में पहले एक्सेलरेशन निकाल लिया जाए जिसके लिए लॉ ऑफ मोशन यूज होगा। बताओ भाई, लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे तो वो क्या करेंगे? 8 kg वाले पे mg कौन डाउनवर्ड जाएगा? 8 kg की 2 kg। सिद्धार्थ लिखने में लगा है, बाकी लोग बोल रहे हैं क्या करता है। A डाउनवर्ड तो ये A अपवर्ड, एक ही पुली है, मासलेस पुली है, तो उस कंडीशन में A डाउनवर्ड है, A अपवर्ड है। ये A का वैल्यू निकालने के लिए इसके लिए अगर इक्वेशन लिखोगे इस सिस्टम को बना करके 8 kg वाले को, तो लिखोगे mg माइनस t इज इक्वल टू 8a। इसके लिए लिखोगे तो t माइनस mg इज इक्वल टू m इनटू a। अपवर्ड में लिखोगे, लिखेंगे नहीं, ये अपवर्ड जाएगा तो क्या लिखोगे? t माइनस mg नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इन सब में तो एक्सपर्ट हो रखे हो। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, t एलिमिनेट करेंगे, एक्सेलरेशन मिलेगा। और वो एक्सेलरेशन शॉर्टकट से कैसे मिलेगा भाई? तो इफेक्टिव फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। 2 ब्लॉक सिस्टम अगर एक ही साथ लेने का बताया था ना, क्या था 2 ब्लॉक सिस्टम, तो 2 ब्लॉक सिस्टम को बताओ इफेक्टिव वेट क्या हो गया? 80 न्यूटन। ऐसे एक्सेलरेट कराना चाहेगा और 20 अपोजिट में, तो 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाय मास कितना? प्लस 2। दैट इज क्या मिला हमें? तो ये एक्सेलरेशन मिल गया, चाहे तो तुम इक्वेशन दोनों लिख करके करो या ऐसे ही एक ही बार में कर लो। 6 का एक्सेलरेशन मिल गया। अब तुम्हें चाहिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो भाई ये ब्लॉक तो अपवर्ड जाएगा, ये डाउनवर्ड जाएगा, सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा वो निकाल लें। 2 मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ है। अभी के लिए तो हेवियर साइड में यहाँ है, हेवियर साइड में होता है तो यहाँ है। अभी थोड़े टाइम बाद ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, सेंटर ऑफ मास के यहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, ऐसे यहाँ आ गया, फिर और ये नीचे जाएगा, ये और ऊपर जाएगा, सेंटर ऑफ मास के यहाँ आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास भाग तो रहा है कहीं, उसका चाहिए हमें वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे भाई बताओ? सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला, VCM का फॉर्मूला बोलो क्या है? V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई। तो यहाँ पे एक ही लाइन पे तो मोशन होगा, चाहे डाउनवर्ड चाहे अपवर्ड। तो वेक्टर वेक्टर लिखना जरूरी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव से भी काम हो जाता है। 1 डायमेंशनल मोशन होना है, अपवर्ड या डाउनवर्ड ऐसे ही होना है। बता भाई, इसके लिए अगर लिखना चाहें हम लोग तो VCM का वैल्यू क्या हो जाएगा? M1 मान लो 8 kg वाले को पकड़ लिया, तो बताओ 8 इंटू इसका वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो निकालना पड़ेगा भाई। उस टाइम पे 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, लिखो मत। 2 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए, कैसे निकालोगे? v इक्वल टू u प्लस 80 से निकालेंगे, ठीक है? v इक्वल टू u प्लस 80। इसलिए v का वैल्यू 2 सेकंड पे चाहिए, u का वैल्यू 0, एक्सेलरेशन कितना? 6, टाइम है 2। इसका मतलब क्या? 12 मीटर पर सेकंड। v2 इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। सिद्धार्थ पार्टिसिपेट कम कर रहा है, तो ध्यान यहाँ रखना, कभी तो पेन चलाता नजर आता है, कभी बैग चलाता नजर आता है। देखो, तो वेलोसिटी का वैल्यू भी निकल गया। अब हमें उसका यूज करना पड़ेगा, क्योंकि M1 V1 M2 V2 दोनों का तो जानते हैं वेलोसिटी, निकाल चुके हम लोग। बताओ M1 मान लो ले लिया हमने 8 kg, तो उसका वेलोसिटी कितना है? 12। अभी निकाला हम लोगों ने 2 सेकंड पे वेलोसिटी, ठीक है? ऐसे करोगे समझ में कम आएगा। तो यहाँ 12 लिखा, प्लस सिद्धार्थ तुम ही बताना इसके बाद क्या लिखो। अच्छा कहाँ आ गया, किस दुनिया में आ गया? क्या लिखे इसके बाद? -2 इसके बाद M2 2 kg, उसका स्पीड वेलोसिटी कितना? -12 प्लस नहीं लिख सकते, क्योंकि डाउनवर्ड जो जा रहा था उसको पॉजिटिव लिख दिया, तो अपवर्ड जाने वाले को नेगेटिव लिखने पड़ेंगे, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 10। वैल्यू मिल गया हमें कितना?
into 6 divided by 10 7.2 कितना मिल गया? 7.2 यही हो गया। और पॉजिटिव आया, इसका मतलब किधर? क्योंकि तुमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया हुआ था। कुछ लोग नोट छापने में लगे, काम घर में छापेंगे, यही छाप लेते हैं। ऐसा सोचते हैं कुछ लोग। अब बताओ ACM बोलो भाई सिद्धार्थ, ACM का क्या लिखें? फॉर्मूला पहले बोलो। M1 A1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई। तो बताओ ACM कितना हो जाएगा भाई? M1 8 ले लेते हैं, उसका एक्सीलरेशन 6 प्लस 2 इंटू इसका एक्सीलरेशन -6 लिखना ही पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 10। वैल्यू मिल जाएगा कितना? 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किधर? डाउनवर्ड होना भी चाहिए, भागता जा रहा है डाउनवर्ड में। हेवियर जिधर जाएगा सेंटर ऑफ मास को भी उधर ही ले जाएगा, पता है ना तुम्हें? भाई सेंटर ऑफ मास किधर होता है? हेवियर साइड में। अब हेवियर साइड भागा जा रहा है चेन्नई की तरफ, तो सेंटर ऑफ मास भी इसलिए चेन्नई की तरफ भागेगा। 2 kg वाले का उतना इंपॉर्टेंस नहीं देगा, 8 kg वाले जिधर भाग रहा है उधर देखेगा। तो ये तो डाउनवर्ड जा रहा है, जबकि 2 kg वाला अपवर्ड जा रहा है, उसी का अपोजिट कर रहा है, लेकिन उसका नहीं सुनेगा सेंटर ऑफ मास। जो हेवियर साइड वाला नहीं सुनेगा। तो इस तरह से निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला अप्लाई करना जब भी आएगा। कभी ऐसा नहीं दे दिया जाएगा कि क्वेश्चन में 2 मास हैं, फर्स्ट वाले का दे दिया 2 kg वाला मूव कर रहा है 3i + 4j से, ये मिल रहा है मान लो 5i + 9j + 2k। तो क्या करोगे? यहाँ पे रख दोगे भाई ij k में, यहाँ पे रख दोगे ij k में 3 kg है 3 kg रख दोगे, डिवाइडेड बाई टोटल मास रख दोगे, फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पता है इस तरह से चल रहा था। हुआ क्या? सिचुएशन समझ लो। मैक्सिमम हाइट पे जैसे ही पहुंचा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा और ये एक्सप्लोड हो गया। 2 पार्ट, 2 मान लो पार्ट में एक्सप्लोड हो गया। एक था m/3 पार्ट जो कि रेस्ट में आ गया, पहले भी कराया होगा थोड़ा, और वो सीधा फॉल कर गया। और दूसरा पार्ट जो 2m/3 पार्ट था वो अपना आगे बढ़ा होगा। तो ये जो दूसरा पार्ट है वो कहां पे फॉल करेगा वो निकालना है। दूसरा पार्ट कहां फॉल करेगा वो निकालना है। x डैश, ध्यान दो, x डैश निकालना है। मैं हिंट दे देता हूं, घर से करके लाओगे। ठीक है, हिंट दे दे रहा हूं कैसे करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है, तो हिंट दे देता हूं 2 मिनट में। और आपका ये होमवर्क रहेगा। होमवर्क में है कि तुम्हारे सारे जो बैकलॉग्स हैं 2 क्लास जो आपने नहीं नोटबुक में लिखे हैं उसको मोबाइल से लिख लेगा। ठीक है, वो लिख लेगा और ये वाला करके आएगा। संडे वाली क्लास में ये मैं करूँगा। अब देखो इसमें हुआ क्या कि 2 पार्ट में एक्सप्लोड हो गया। अब क्या सॉल्व करना है? तो पहले ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है मोमेंटम कंजर्वेशन वाले में। इससे मोमेंटम कंजर्वेशन करके इसका वेलोसिटी निकाल लेते हो और उसके बाद ये बन जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल 2m/3 पार्ट वाला। m/3 पार्ट वाला नीचे आ जाता है यहाँ पे, और ये वाला इधर कहाँ जाता है भाई? तो उसका तुमने निकाला था। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल समझ के निकाल सकते। अभी हम लोगों का ये दूसरा कंसेप्ट से अप्लाई करना है। फर्स्ट मेथड आप देख चुके थे मोमेंटम कंजर्वेशन। सेकंड मेथड ये है कि सेंटर ऑफ मास इस बॉम्ब का चाहे एक्सप्लोड हो जाए। एक्सप्लोड क्यों होता है? इंटरनल फोर्स से। एक्सप्लोड क्यों होता है? इंटरनल फोर्स इतना डेवलप होता है कि एक दूसरे को सस्टेन नहीं कर पाता और ये एक्सप्लोड हो जाता है। तो एक्सप्लोड होने में इंटरनल फोर्स का रोल है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का मोशन कौन डिसाइड करेगा? एक्सटर्नल फोर्स। भाई ये बताओ कि ये प्रोजेक्ट होने के बाद ये पाथ ऐसा क्यों फॉलो किया? कोई भी प्रोजेक्टाइल ऐसे प्रोजेक्ट कर देने के बाद ऐसा पाथ क्यों फॉलो करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स mg के चलते। तो यहाँ पे mg लग रहा है ना इस बॉम्ब पे, बॉम्ब को थ्रो कर दिया, mg लग रहा था इसलिए ऐसा पैराबोलिक पाथ फॉलो करना शुरू कर दिया। अभी mg लगी रहा है। बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाए ना, mg तो अपना लगेगा, चाहे उसके 4 पार्ट हो जाए mg तो अपना लगेगा। ओवरऑल mg लगता रहेगा।
ठीक है, फोर्स लग रहा है। और मैंने अभी बताया कि सेंटर ऑफ मास किसको देखता है भाई मोशन के लिए? सिर्फ नेट एक्सटर्नल। कौन डिसाइड करता है सेंटर ऑफ मास ऑफ मोशन? नेट एक्सटर्नल फोर्स ओनली। और नेट एक्सटर्नल फोर्स ने बोल दिया, यानी एमजी ने बोल दिया कि भाई पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए रेंज जो है वो 100 मीटर पे आ जाना या 10 मीटर पे आ जाना, क्योंकि जी को काउंट करता हुआ हम लोगों ने बॉम्ब के लिए कैलकुलेट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ एमजी। ये रेंज आया कुछ हमारा, वो मान लो 10 मीटर आया। अगर बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं होता तो वो 10 मीटर पे आता 10 मीटर रेंज, मैक्सिमम हाइट मान लो 5 मीटर है तो 5 मीटर पे जाता। तो एक्सप्लोड हो जाने से क्या हुआ, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लेते हैं। यही भी मेन पॉइंट है, ध्यान से समझ लो। इसका सेंटर ऑफ मास समझो मेन इसका आत्मा है। सेंटर ऑफ मास के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स ने बोल दिया वो भगवान का बोला हुआ सेंटेंस है, उसको फॉलो करेगा। एक्सटर्नल फोर्स ने बोल दिया कि भाई ब्लू वाला पाथ फॉलो करके यहाँ पे 10 मीटर पे आ जाना, 5 मीटर तक मैक्सिमम हाइट, 10 मीटर पे आके बैठ जाना। किसने बोला? सेंटर ऑफ मास को बोला एक्सटर्नल फोर्स, यानी उसके भगवान ने बोला। अब उसके बाद इंटरनल फोर्स जो है शैतान कुछ भी बोलता रहे उसको सुने गए। भगवान ने बोल दिया ये करना है, यही करना है बस। अब बीच में एक्सप्लोड हो जाए वो सेंटर ऑफ मास नहीं सुनता, वो सेंटर ऑफ मास यहीं आएगा। अगर मान लो यहाँ पे एक्सप्लोड होता क्या नहीं होता, यहाँ आता तो एक्सप्लोड होने के बाद भी सेंटर ऑफ मास यहीं आएगा। यहाँ पे एक टुकड़े भी नहीं मिलेंगे तुम्हें बॉम्ब के, लेकिन सेंटर ऑफ मास यहीं आएगा। मतलब जो m/3 यहाँ आया है और जो 2m/3 यहाँ आया है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालोगे यहीं पाओगे। इस बेसिस पे भी हम लोग निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए भाई? रेंज होना चाहिए, रेंज होना चाहिए। इसमें से m/3 पार्ट, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बोर्ड पे देखो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई मास। तो m1 है मान लो m/3, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? r/2। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? रेंज/2। तो ये r/2 प्लस दूसरा मास क्या है? गैप कम है, m1 m/3 और r/2 पे फॉल किया, एक्स कोऑर्डिनेट ये था। और 2m/3 लिखो मत, 2m/3 ये कितने फॉल किया? x डैश पे, वही तो निकालना है, डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना? यही है टोटल मास, बोलो। और ये क्या होना है? रेंज होना है। ये क्या होना है? सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यही कहता है, सेंटर ऑफ मास वही रहेगा जो एक्सटर्नल ने बोल दिया। एक्सटर्नल ने बोला रेंज पे रहना है, रहेगा। और निकल गया। अब ये देखो, इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? m into r इज इक्वल टू m/3 r/2, ठीक है, प्लस 2m/3 और ये x डैश। अब इससे हम लोग m तो बेचारा शहीद हो गया, बचा क्या बोलो? r माइनस r/6 इज इक्वल टू 2/3 x डैश। और r माइनस r/6 क्या होता है? 5r/6 इज इक्वल टू 2/3 x डैश। तो x डैश का वैल्यू मिल गया कितना? बोलो 5/4r। याद हो अगर आंसर तो यही था। आप क्या करेंगे भाई? तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। इस 2m/3 का वेलोसिटी मिलेगा, उसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल समझ के वहां पे अब निकालोगे इसका यहाँ से क्या है रेंज। यहाँ से जब डेल्टा x मिल जाएगा तो उसमें r/2 ऐड करोगे तो मिलेगा x डैश। सेंटर ऑफ मास ने कहा वहां रहना है, वहीं रहना, चाहे एक्सप्लोड हो ना हो वहीं रहना है। तो इसलिए वो ठीक है वहां पे पहुंच गया और उस बेसिस पे हमने निकाल दिया।